नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकार आईएएस में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है NAFIS। तो NAFIS जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में बेसिकली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है उस पार्ट के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। NAFIS यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इस इनिशिएटिव को अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो क्रिमिनल हैं अगर वो किसी भी तरीके का क्राइम करते हैं तो उनके रिकॉर्ड को पुलिस क्या करती है कि फिंगरप्रिंट के थ्रू मेंटेन करती है। अब क्या है कि अब ये जो फिंगरप्रिंट होगा ये वो पूरी कंट्री वाइड काम करेगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को जो है कि फिंगरप्रिंट के थ्रू पूरी तरीके से मेंटेन किया जाएगा उनके डेटाबेस को, और पूरी कंट्री में वो कहीं भी किसी भी तरीके का क्राइम कमिट करते हैं तो इस प्रोजेक्ट के बेसिस पर उनकी पूरी डिटेल जो है वो इजिली मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि आखिर NAFIS क्या है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या इसका पूरा एक इतिहास रहा है, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। अभी हाल ही में क्या हुआ कि नई दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटीज स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने NAFIS को इनॉग्रेशन किया। नेशनल सिक्योरिटीज स्ट्रेटजी बेसिकली क्या करती है कि ये जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, उन सिटीजन्स के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं यानी कि सुरक्षा से संबंधित जो भी मामले होते हैं उन मामलों पर पूरी तरीके से क्या करती है, बातचीत करती है, और उन जो खतरे हैं उन खतरों से कैसे ओवरकम हुआ जाए उनके लिए इनिशिएटिव्स लेती है। मान के चलो काउंटर टेररिज्म जैसी बात हो गई, या फिर रेडिकलाइजेशन जैसा मामला अगर सामने है, इंटरनल थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, इन सारी प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए NSS क्या करती है, काम करती है। अब बात करते हैं कि NAFIS क्या है। तो NAFIS बेसिकली है क्या कि ये कंट्री वाइड सर्चेबल डेटाबेस है जो कि क्राइम और क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट के लिए काम करेगा। कोई भी क्रिमिनल किसी भी तरीके का क्राइम कमिट करता है तो उसका जो डेटाबेस है उस पूरे डेटाबेस को कंट्री वाइड जो है ये काम करेगा। इस तरीके का एक प्रोजेक्ट है। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, यानी कि एप्लीकेशन होगा, इस एप्लीकेशन में पूरा का पूरा डेटा जो है वो स्टोर होगा। मान के चलो कि अगर आप मर्डर करते हैं तो मर्डर से रिलेटेड भी डेटा जो है इस एप्लीकेशन में होगा। आप किसी भी तरीके की रॉबरी करते हैं तो उस रॉबरी से रिलेटेड डेटा भी आपका क्या होगा, इसमें स्टोर होगा। तो मल्टीपल क्राइम्स आप कमिट करते जा रहे हो, देन उसके बाद में आज आपने यहां क्राइम कमिट किया, देन जाकर के दूसरी जगह पे आप किसी भी तरीके का क्राइम कमिट कर रहे हैं, तो इस एप्लीकेशन के बेसिस पे ये इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि इससे पहले आप किन तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज को कर चुके हैं। इस पूरे एप्लीकेशन को मैनेज करेगी NCRB, कहां, CFPB नई दिल्ली यानी कि सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो में। तो वहां पे NCRB के थ्रू इसको क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। अब बात करते हैं कि NCRB, जैसे हमने बात की कि NCRB इसको क्या करेगी, मैनेज करेगी। तो NCRB बेसिकली क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। NCRB का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ ये हुआ 1986 में। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है, इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है। तो जिस तरीके किसी भी तरीके का क्राइम होता है उसके डेटा को कलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना, ये इसकी एक मेन जिम्मेदारी होती है। और ये पार्ट है होम मिनिस्ट्री का। हमारी जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है इस होम मिनिस्ट्री का ये पार्ट है। अब बेसिकली NCRB है तो ये मैंने जैसे बोला कि क्राइम रिकॉर्ड है उसको कलेक्ट करना और एनालिसिस करना इसकी मेन जिम्मेदारी हो जाती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम क्राइम की बात करें तो किस तरीके के क्राइम को कलेक्ट करेगी या उसका एनालिसिस करेगी, तो वैसे क्राइम जो कि IPC यानी कि इंडियन पिनल कोड एंड और उसके साथ साथ में क्या है SLL स्पेशल एंड लोकल लॉ के तहत जो भी क्राइम डिफाइंड है उन क्राइम्स को ये क्या करता है, कलेक्ट करता है और उनका एनालिसिस करती है। देन उसके साथ साथ में दूसरी चीज जो है CFPB यानी कि सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो। तो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है दिस इज अ एपेक्स बॉडी, ये एक एपेक्स बॉडी है और फिंगरप्रिंट साइंस से रिलेटेड, किससे, जो हमारा फिंगरप्रिंट साइंस है, तो फिंगरप्रिंट साइंस से रिलेटेड जो भी टेक्निकल सपोर्ट है, क्या है, जो भी
टेक्निकल सपोर्ट है, वो टेक्निकल सपोर्ट ये जो है वो प्रोवाइड करती है। ओके, तो CFPB का जो मेन काम है कि फिंगरप्रिंट से रिलेटेड कोई टेक्निकल सपोर्ट है, चाहे वो इंडियन एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे किसी भी तरीके का काम किया जा रहा है, तो वो मेन जिम्मेदारी होती है उसमें CFPB की। तो CFPB जो है वो 1897 में दुनिया का पहला CFPB जो है वो कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि कलकत्ता में सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो की जो स्थापना हुई वो 1897 में पहली बार हुई। ओके, देन हम बात करते हैं कि नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर क्या है, कि आखिर जो NFIS जो है क्रिमिनल्स के क्राइम डेटा को रिकॉर्ड करेगा, देन कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हाँ ये क्रिमिनल है, इसने इस तरीके की मल्टीपल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनको पहले किया हुआ है। तो उसके लिए NFIS क्या करेगा कि जो भी क्रिमिनल है जिसने कोई भी क्राइम किया है वो अरेस्टेड पर्सन को एक 10 डिजिट का यूनिक NFN यानी कि नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर असाइन करेगी। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड के लिए आपको एक यूनिक ID नंबर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका वो जो आपका ID नंबर होगा वो किसी दूसरे इंसान का वैसा सेम ID नंबर नहीं हो सकता है। तो उसे इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है दैट हाँ कि आप इस तरीके की किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी के सब्सिडियरी हैं, तो आपकी उस जो लाभ जो योजना है उसका लाभ कोई दूसरा इंसान नहीं ले सकता है। तो उसी तरीके से कि कोई अरेस्टेड पर्सन होगा तो उसको एक 10 डिजिट का NFN असाइन किया जाएगा, और उसके साथ साथ में क्या है कि वो जो 10 डिजिट का नंबर होगा उसकी जो पहली 2 डिजिट होंगी, वो पर्टिकुलर स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करेंगी। यानी कि कोई क्राइम, मान के चलो ये क्रिमिनल है, इसने किसी भी तरीके का क्राइम कमिट किया यूपी में, और यूपी का जो स्टेट कोड है वो है 25, तो इसको NFIS जो भी 10 डिजिट का NFN असाइन करेगी उसके पहले 2 नंबर जो होंगे वो स्टेट कोड यानी कि 25 को रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी के जो आपके 8 नंबर होंगे वो क्या करें, वो एक सीक्वेंस नंबर होंगे, वो क्रम संख्या में ओवरऑल आपके जो है वो चलेंगे। अब मान के चलो ये इंसान यूपी में क्राइम कमिट करता है, देन उसके बाद में इसकी क्रिमिनल एक्टिविटी जो है बिहार में एक्टिव हो जाती है। अब क्या होगा कि जब NAFIS के एप्लीकेशन पे इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा तो इसका NFN नंबर डाला जाएगा, तो NFN नंबर से ये पता चलेगा कि इसके जो 10 डिजिट नंबर है उसका पहला कोड जो है वो 25 है। तो यानी कि 25 के बेसिस पे हम आइडिया लगा सकेंगे हाँ इसने जो है यूपी में इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम दिया, देन उसके बाद में अब इसकी ये कहां कर रहा है, बिहार में कर रहा है। क्लियर है? देन अब बात करते हैं कि इसी साल क्या हुआ कि अप्रैल में जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश पहला देश का ऐसा राज्य बना है जिसने NAFI के द्वारा एक डिसीज्ड पर्सन को आइडेंटिफाई किया था। MP में एक डिसीज पर्सन था, मृत व्यक्ति था, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मध्य प्रदेश ने पहली बार जो है NFIS का इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं कि आखिर जो NFIS है इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड बात करते हैं। 1986 में नेशनल पुलिस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी, तो नेशनल पुलिस कमीशन के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे जो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो है यानी कि जो CFPB है उसने 1992 में पहली बार ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट डेटाबेस को डिजिटाइज किया। इससे पहले क्या था, जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते थे सारे के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मैनुअल बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते थे, तो उसके पहले के जितने भी मैनुअल रिकॉर्ड्स थे उनको पहली बार 1992 में और जो AFI है उसने डिजिटाइज किया, और इसको फैक्ट 1.0 के नाम से जाना गया, यानी कि फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड क्रिमिनल ट्रेसिंग सिस्टम। देन जो फैक्ट 1.0 है ये धीरे धीरे काम करते रहा, इसके टाइम टू टाइम अपडेटेड वर्जन्स आते रहे, जैसे फैक्ट 1.0 के बाद में फैक्ट 1.2.0 हो गया, उसके बाद में 3.0। देन उसके बाद क्या हुआ कि 2007 में फैक्ट 1.0 का अपग्रेडेड वर्जन आया जिसको बोला गया फैक्ट 5.0, और 2018 की NCRB की रिपोर्ट अगर हम देखें तो उसकी रिपोर्ट में NCRB ने ये कहा कि फैक्ट 5.0 जो है ये अपनी शेल्फ लाइफ से क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। तो इसके लिए अब हमें क्या चाहिए, किसी भी अपडेटेड वर्जन की जरूरत है। और उसके बाद क्या हुआ कि NAFI जैसे इनिशिएटिव को, जैसे प्रोजेक्ट को
लॉन्च किया गया, जो कि इससे काफी ज्यादा एडवांस है। ये नेशनली ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट प्रोजेक्ट है जो कि कंट्री वाइड डेटाबेस में काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि फिंगरप्रिंट जो है वो भारत में क्राइम टूल की तरह उसने कैसे काम करना शुरू किया। तो अ सिस्टम ऑफ फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट एमर्ज इन कॉलोनियल इंडिया। हमारा जो औपनिवेशिक भारत था उसमें पहली बार फिंगरप्रिंट सिस्टम जो आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया गया। तो इसमें क्या था, ब्रिटिश कॉलोनियल जो थे तो इस फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक पर्पस के लिए करते थे, ना कि क्रिमिनल पर्पस के लिए। प्रशासनिक पर्पस में किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो, ओके, किसी भी तरीके की कोई फ्रॉजरी ना हो, ओके, तो यानी कि मान के चलो कि कोई भी किसी भी तरीके का धोखा कर रहा है या जालसाजी कर रहा है, किसी भी पर्सन को सरकारी पेंशन मिल रही है, किसी भी पर्सन को लैंड ट्रांसफर करना है, तो उन पर्सन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली जो है फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता था। तो विलियम हर्शल जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे, बंगाल में एक जिला है हुगली, तो वहां के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे, इन्होंने पहली बार इन फिंगरप्रिंट सिस्टम का यूज किया एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। ओके, तो हमने बात की कि जो फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल था तो ब्रिटिशर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए करते थे। क्रिमिनल पर्पस के लिए कोई से भी क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली वो एंथ्रोपोमेट्री का इस्तेमाल करते थे। वो जो इस्तेमाल करते थे वो इस्तेमाल करते थे एंथ्रोपोमेट्री का। तो एंथ्रोपोमेट्री बेसिकली क्या है कि जो फिजिकल फीचर्स हमारी बॉडी के होते हैं उनके मेजरमेंट्स को के थ्रू होता है। मान के चलो कोई क्रिमिनल है, कोई इंसान है, उसने कोई भी पर्टिकुलर क्राइम किया, तो क्राइम करने के लिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या करते थे, उसका एंथ्रोपोमेट्री बनाते थे कि यानी कि 6 फीट का कद है, पैर लंबे हैं या एक आंख से काना है, इस तरीके के फिजिकल मेजरमेंट जो है उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो अब उन्होंने क्या किया हुआ था कि पूरी एंटायर सोसाइटी को 2 ग्रुप में डिवाइड करके रखा था। तो पहली एक आती थी हमारी जो है ट्राइबल कम्युनिटी, तो वो बोलते थे कि ट्राइबल जो है वो एक तरीके के क्रिमिनल्स हैं, और दूसरे बोलते थे कि वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। तो एक तो ट्राइबल क्रिमिनल्स हो गए, दूसरे प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हो गए। तो एंथ्रोपोमेट्री के बेसिस पे इन दोनों क्रिमिनल्स के बीच में अगर ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोई है, कोई भी सामान्य अपराधी है, तो उसकी पहचान करना थोड़ा क्या हो जाता था, मुश्किल हो जाता था। अब मान के चलो कोई भी ट्राइबल है, उसने क्राइम कमिट किया, तो क्राइम कमिट करने के बाद में पता चला कि उसकी भी हाइट 6 फीट की है, उसका भी रंग काला है, और कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल है उसके भी रेशियल फीचर्स उसी तरीके से हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा क्या है, उसमें चैलेंजिंग साबित हो सकता है। तो उस चैलेंज से ओवरकम होने के लिए फिर एंथ्रोपोमेट्री के बेसिस पे ब्रिटिशर्स ने फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना शुरू किया, और उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के साथ साथ में क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के पर्पस में भी फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। फिंगरप्रिंट का यूज जो है वो इंडिया में कब इंडिया में आया, पहली बार क्या हुआ कि यूरोप में इंडिविजुअल्स के फिंगरप्रिंट को प्रपोज किया गया। जर्मन एनाटॉमिस्ट थे जॉन मेयर, 1788 में उन्होंने इस पर डिटेल्ड स्टडी करी। तो उनके स्टडी के बाद में फिर हेनरी फॉल्स ने ये कंफर्म किया कि हाँ, जो स्टडी जॉन मेयर ने करी है वो सही है, सटीक है, इसका इस्तेमाल जो है आगे किया जा सकता है। और ये कंफर्मेशन जब हेनरी फॉल्ट का आया तो उस टाइम पीरियड में विलियम हर्शल जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे बंगाल में, उनके टाइम पीरियड पे कंफर्मेशन उनके द्वारा किया गया। देन उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल पुलिस जो है वो एबल हो गई क्रिएट करने के लिए फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड को। तो उसने क्या किया कि अब क्रिमिनल बेसिस पे कोई भी इंसान पर्टिकुलर क्राइम कर रहा है तो उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए बंगाल पुलिस अब फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करने लगी, और उसने एंथ्रोपोमेट्री को रिप्लेस कर दिया 1897 में। और यही 1897 वो टाइम है जब सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो का एस्टैब्लिशमेंट पहली बार होता है। तो विश्व का, दुनिया का जो पहला सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1897 में कैलकाटा में। देन एक इंस्पेक्टर जनरल हुए बंगाल पुलिस में जिनका नाम था एडवर्ड हेनरी। तो एडवर्ड हेनरी ने अजीजुल हक और हेमचंद्र बोस को रिक्रूट किया था एज अ सब इंस्पेक्टर
फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन के लिए। इन दोनों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें, और उसके बावजूद भी एडवर्ड हेनरी जब यहां से इंग्लैंड गए तो उन्होंने इस चीज का क्रेडिट खुद के नाम करा लिया कि मैंने इस तरीके की रिसर्च जो इंडिया में करी वो मेरे लिए काफी सक्सेस हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो इन्होंने जो भी इस चीज के पीछे जो असली मेहनत हुई, जो एक्चुअल वर्क किया, वो किया अजीजुल हक और हेमचंद्र बोस यानी HC बोस ने। ओवर द पीरियड चीजें सामने हैं, देन उसके बाद में यह कहा गया कि एडवर्ड हेनरी के साथ साथ में अजीजुल हक और HC बोस का भी फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इस प्रोजेक्ट के साथ में जैसा बोला जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया। तो अब बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस में अगर हम बात करें तो ये काफी इजी है यूज करने के लिए, किसी भी फेक आइडेंटिटी से इजीली बचा जा सकता है, ये इसके लिए काफी इजी है। एक्सेसिबिलिटी काफी इजी है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को की पहचान करने के लिए, कोई भी क्रिमिनल है उसका बहुत पुराना रिकॉर्ड है तो उसकी पहचान करने के लिए आपके पुराने दस्तावेज जो हैं उनको नहीं खंगालना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर के बेसिस पे उसकी आइडेंटिटी को बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा क्या हो सकेगा, आसान हो जाएगा। काफी ज्यादा सिक्योर है क्योंकि पासवर्ड के बेसिस पे इसको क्या किया जा सकता है, लॉक किया जा सकता है, तो दूसरा कोई पर्सन जो है इसको इतनी जल्दी यूज नहीं कर सकता है। नॉन ट्रांसफरेबल डेटा होगा, जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होंगे वो सारे के सारे CFPB के पास में मेंटेन होंगे, इसको पूरी तरीके से NCR भी मैनेज करेगी। ओके, तो इसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है। उसके साथ साथ में कॉस्ट इफेक्टिव है। पहले क्या था, जब मैनुअल रिकॉर्ड दर्ज करते थे तो रजिस्टर पे रजिस्टर भरते चले जाते थे, उसके साथ साथ में उसको इधर से उधर रखने, सारी चीजें करना बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता था। तो अब क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो दर्ज है। इसके साथ साथ में इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला क्या है कि सिस्टम फेलियर का खतरा इसमें जो है हो सकता है। मान के चलो कि कहीं भी पावर आउटेज की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो हो सकता है कि एग्जैक्ट टाइम पे स्कैनर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम्स के बेसिस पे भी इसका एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है। कॉस्ट भी आ सकती है, टाइम टू टाइम अगर टेक्निकल कोई भी एरर आता है, इस तरीके की चीजें होती हैं तो उसको सही करने के लिए भी एक अच्छे खासे कॉस्ट जो अच्छा खासा कॉस्ट है वो लग सकता है। देन उसके साथ साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली है वो ये है, एक्सक्लूजन की बात करता है। यानी कि इसमें क्या है कि कोई भी क्रिमिनल है उसके क्राइम के डेटाबेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरत है फिंगरप्रिंट की, और कोई भी ऐसा पर्सन मान के चलो उसके फिंगर्स ही नहीं, उसके हाथ ही नहीं है, वो कोई भी क्राइम करता है, देन उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या इनिशिएटिव होंगे, क्या उसके लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, तो वो इस चीज में मेंशन नहीं है। तो इस तरीके के क्रिमिनल्स को ये क्या कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है, बाहर कर देता है। तो आई होप कि इस पूरे वीडियो में सारे टॉप पॉइंट, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए आकारा इसके चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।